हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएल में आपका स्वागत है। मैं विवेक यादव आज आप लोग के सामने भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जो पिछले एक हफ्ते के अंदर समसामयिकी है वो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक भूगोल और पर्यावरण के कवर करने हैं। जो अपनी समसामयिकी रहने वाली है, इस बार कुछ न्यूज़ जो है आपको पर्यावरण संबंधित मुद्दों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देगी। उन्हीं पर्यावरण संबंधित मुद्दों को एक बार हमें ध्यान रखना है। तो एक बार हम लोग 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक की जो अपनी न्यूज़ है, एक बार उन्हें हमें देखना है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चर्चा में रहा है, जो पिछले एक साल से चर्चा में है, AMOC क्या होता है ये, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा आपका चर्चा में रहा IPCC की जो कार्यकारी फर्स्ट समूह के द्वारा जो रिपोर्ट आई है वो चर्चा में रही है। फिर तीसरा आपका क्या है कि कुछ ग्लेशियर वगैरह आपके चर्चा में रहे हैं, लद्दाख, जास्कर, ये चर्चा में रहा है। फिर आपका जो है आपका द्वीपीय समूह वो चर्चा में रहा है, उनके ऊपर बात करेंगे। अमूमन ये है कि अगर आप इस पूरी कक्षा को देखते हो तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। कौन कौन से आपके प्रश्न हैं? सबसे पहले आज की क्लास के बाद आप अगलेगा द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। तो प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है, सेशल द्वीप के उत्तर में स्थित है। मतलब आपको अवस्थिति जाननी है कि किसके उत्तर में है, किसके दक्षिण में है। कौन सा कथन इसमें से गलत है? गलत कथन को छांटना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी यहाँ पर देखो अगलेगा है, आगे अगलेगा एक द्वीप है। अब कई लोगों को तो ये नहीं पता होता कि अगलेगा क्या है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अगलेगा जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है किससे संबंध रखता है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो है ये आपका IPCC की रिपोर्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो IPCC की जो रिपोर्ट है, जो 2014 की लास्ट रिपोर्ट थी, 2014 के बाद से लगातार प्रीलिम्स में तो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन मेंस के अंदर आपसे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि एनवायरमेंट जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें देखना है एक बार, IPCC UN का एक अंत सरकारी संगठन है या निकाय है। दूसरा है WMO और UNEP, इनके द्वारा 1988 में इसकी स्थापना की गई। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको पता लगाना है। इस क्लास को देखने के बाद आपको एक काम करना है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है इन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो कि अटलांटिक भूमध्य रेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण। एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं रहती, छोड़ दो, आप लोग याद रखो AMOC। अब ये AMOC है क्या, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझनी है। देखो हमारा जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर बहुत सारी मौसमी गतिविधियां होती है। उसके अंदर ज्वार भाटा भी आते हैं, उसके अंदर समुद्री जलधाराएं भी बनती है, सतही तापमान भी बढ़ता है, उसी के अंदर चक्रवात आते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग नाम से ही देखते हो, अटलांटिक भूमध्य रेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एक सतह से दूसरी जगह पर, यहाँ पर वायु के बीच में या जल के बीच में संचरण हो और वो इस प्रकृति का हो, तो उसको क्या कहेंगे? परिसंचरण कहेंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आपको इससे संबंधित दिखाई देगी। एक है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये एक पूरा का पूरा अपना परिसंचरण पूरा कर रहा है, एक आवर्त के अनुसार कर रहा है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर ही कर रहा है। और कहाँ पर होता है? अटलांटिक भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय ये है कि अटलांटिक के अंदर वहां से इसकी शुरुआत होती है। अब देखो एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया कि उत्तरी गोलार्ध के एक जलवायु यंत्र, ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्या बताया कि जलवायु परिसंचरण है और किस तरीके से चलता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा। अटलांटिक भूमध्य रेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण के काफी कमजोर होने की संभावना है, ये आपके लिए जरूरी है। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मौसम में क्या परिवर्तन होगा, भारत के ऊपर क्या इसकी के प्रभाव पड़ेंगे, वो आपको देखना है। तो ये क्या हो रहा है कि ये परिसंचरण कमजोर हो रहा है। अब कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं ये समुद्र के जल को प्रभावित करेगा। अब जब समुद्र के जल में को प्रभावित करेगा तो उसकी लवणता प्रभावित होगी, उसका घनत्व प्रभावित होगा। इन सब कारणों के चलते ये चीजें देखी गई है। और ये कमजोर क्यों हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो आइए एक बार समझते हैं कि किस तरीके से ये बनता है और AMOC होता क्या है। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ते हो
तो आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि होना हो ये अटलांटिक सागर के अंदर एक परिसंचरण है। परिसंचरण का मतलब है कि समुद्री जल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा फिर घूमकर आएगा, इस तरीके से। तो जब ये परिसंचरण होता है तो यहाँ पर एक बेल्ट बन जाती है जिसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। अब ये कन्वेयर बेल्ट कैसे बनेगी वो भी एक बार देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जब किसी फैक्ट्री में कंपनी के अंदर जाते हो तो वहाँ पर एक रोलिंग मशीन आपने देखी होगी जो इस तरीके से चलती रहती है, तो वो एक टाइप से क्या है, कन्वेयर बेल्ट है। या फिर आप एक बेल्ट देखते हो मशीन के ऊपर, इस तरीके से वो चलती रहती है। तो यहाँ पर भी परिसंचरण जो है वो इसी तरीके से हो रहा है। तो एक टर्म आती है कन्वेयर बेल्ट। फिर एक दूसरी टर्म आती है थर्मोहेलाइन। थर्मो माने होता है टेम्परेचर और हेलाइन माने सैलिनिटी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि टेम्परेचर तापमान प्रभावित होगा और लवणता प्रभावित होगी। तो तापमान किससे प्रभावित होगा, लवणता किससे, वो भी आपको समझना है। देखते हैं अब देखो क्या है। अब ये सवाल उठा है कि ये है क्या AMOC, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना है। AMOC तो कहा गया कि समुद्री धाराओं की एक विस्तृत प्रणाली है। विस्तृत प्रणाली का मतलब है कि जो अपना समुद्र है उसके अंदर एक बड़े लेवल की एक प्रणाली हो रही है। देखो एक तो होता है कि जैसे हमारी गल्फ की धारा, ये गल्फ की धारा क्या है, आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है और इसके अंदर ही इसका विस्तृत होता है। दूसरा क्या है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि कैनेडियन जलधारा या अगुल्हास की जलधारा, तो ये जो महासागरीय जलधाराएं होती है ये छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है आसपास के क्षेत्र में। लेकिन ये क्या है, AMOC एक विस्तृत प्रणाली है, मतलब ये एक जगह से जाएगी दूसरी जगह तक। उसमें क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक में महासागरीय गर्म जल का प्रवाह उष्ण कटिबंध से उत्तर की ओर होता है, गहरे समुद्र के माध्यम से ठंडे जल। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको समझना पड़ेगा कि क्या लाइन बोलना चाह रहा है, कि किस तरीके से उसका प्रवाह होता है और किस तरीके से वो चलता है। तो आइए एक बार देखते हैं और उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखो अब होता क्या है, जहां पर तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पर बनेगा कैसा प्रेशर, हमेशा निम्न दाब बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्र होगा। और जहां पर ताप कम होगा वहां पर उच्च दाब बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। ये भी कैसे, जब हवा गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, आरोहण होता है हवा का, वायु का, और उसको भरने के लिए दूसरी हवा आती है। तो जब ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे में निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। इसको आप इसी तरीके से देख सकते हो, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाती है, तो चूल्हे के अंदर का तापमान ज़्यादा होता है, और जब तापमान ज़्यादा हुआ तो धुआं हमेशा कहाँ उठेगी, ऊपर की तरफ। तो ये जब धुआं का समूह ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे में दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तापमान ज़्यादा है तो लो प्रेशर होगा, निम्न दाब होगा, तापमान कम है तो उच्च दाब होगा। और वायु हमेशा आपको पता है कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इस तरीके से। और इसी तरीके से वायु के बीच में परिसंचरण होता है। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, देखो जो हमारा भूमध्य सागर है या जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर तापमान आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा तो निम्न दाब का, निम्न दाब का क्षेत्र मिला। वहीं आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, उस ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई देगा तापमान कम होता है, तापमान ज्यादा तो दाब क्या होगा, तापमान कम तो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। और वायु कैसे चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो सेम चीज यहां पर होती है। आप इसको एक बार इस फिगर के थ्रू समझना। देखो इसको कहा जाएगा पूरे के पूरे को क्या, आपका AMOC। ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, ये यहां पर क्या है कि गर्म हवा, वार्म सरफेस, जो गर्म हवा है वो गर्म होकर फैलेगी और फैलने के बाद आगे की तरफ बढ़ेगी। और जब ये गर्म हवा आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, इसका वाष्पीकरण होगा और ये ध्रुवों की तरफ जाएगी। और ध्रुवों के बस यहाँ से वायु नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, भूमध्य रेखा से लेकर यूरोप के इस ध्रुवीय क्षेत्र तक, जहाँ तक तापमान कम होता है, वहाँ पर वायु का परिसंचरण इस तरीके से होता है। अब एक विस्तृत प्रणाली है, बड़ी प्रणाली है। और आप लोग देखो अभी मैंने एक टर्म यूज की कि ये कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम कर रहा है। कन्वेयर बेल्ट के रूप में कैसे है कि यहाँ पर इस तरीके से वायु आ रही है,
वायु जा रही है इस तरीके से। ये पूरा का पूरा विस्तृत रूप आपको दिखाई दे रहा है कन्वेयर बेल्ट के रूप में। हवा गर्म हुई, गर्म होने के बाद फैली, आगे की तरफ बढ़ी, आगे की तरफ बढ़ने के बाद फिर वापस जिस हवा का दाब ज़्यादा होता है वो नीचे बैठती है, फिर वो नीचे आती है, फिर उसके अंदर सर्कुलेशन होता है। ये ठीक उसी तरीके से है जिसमें भूगोल के अंदर आप लोग जैसे हेडली सेल पढ़ते हो, फेरल सेल पढ़ते हो, पोलर ध्रुवीय कोशिका पढ़ते हो, उसी तरीके से। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट क्या आई है कि ज़्यादा तो मैं ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट के पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब ये इस तरीके से काम करता है तो कहीं ना कहीं समुद्र की लवणता प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं समुद्र का घनत्व प्रभावित होता है। लवणता क्या होती है? 100 ग्राम जल के अंदर या इतने जल के अंदर कितना नमक है, कितना लवण है, कौन कौन से नमक है, कौन कौन से लवण है, उसको लवणता कहेंगे। हालांकि 100 ग्राम तो हम मान रहे, लेकिन उसको 1000 के अंदर ही दर्शाया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि समुद्र की लवणता इसकी 35.1 है, 35.1, और यहाँ पर 00 लगा दिया, तो इसका मतलब कि 1000 ग्राम जल में इतनी लवणता है। ठीक है, तो लवणता प्रभावित होगी। अब देखना है तो यहां पर होगा क्या? अब ये जब इसमें परिसंचरण होगा तो उस परिसंचरण से एक चीज हमें समझ में आएगी कि एक तो वो ताप को प्रभावित करेगा और एक ताप की वजह से उसका घनत्व प्रभावित होगा, और दूसरा क्या है, उसकी लवणता प्रभावित होगी। अब यहां पर रिपोर्ट क्या आई है कि ये जो AMOC है, ये क्या पढ़ रहा है? ये AMOC ये आपका कमजोर पढ़ रहा है। अब कमजोर क्यों पढ़ रहा है, अब इसको आपको समझना है। देखो हुआ क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र पिछले कुछ साल के अंदर, जिसको एक रिपोर्ट भी आई थी जिसको कहा गया लास्ट एरिया रिपोर्ट, इसके अंदर क्या है कि जो अपना ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है या जो यूरोप का ऊपरी क्षेत्र है, वहां का तापमान बढ़ रहा है, और जब तापमान बढ़ रहा है तो वहां की बर्फ क्या है, पिघल रही है, और जब वो बर्फ पिघलेगी तो उस बर्फ के पिघलने की वजह से क्या होगा, बर्फ जो है इसका शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होगा कि आसपास के क्षेत्र के, आसपास के जल के अंदर ये मिलेगा, और जब बता देता हूं, मान लो कि ये यहां पर हमारे पास 35 ग्राम इसमें लवणता है इस जल के अंदर, और इसमें और शुद्ध जल आ जाए और बाकी जल जो है वो आपका किसके अंदर, आइस के अंदर, हिम के अंदर परिवर्तित हो जाए, तो इससे लवणता क्या होगी, कम होगी। लवणता कम हो रही है। दूसरा क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो कि तापमान अगर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने से गैसें फैलती है, और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब घनत्व वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ का घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वहाँ के जीव जंतुओं के लिए, समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों के लिए ये कहीं ना कहीं एक ऋणात्मक प्रभाव डालता है। तो ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये हुआ क्यों है, क्योंकि उसकी वजह से लवणता प्रभावित हो रही है, और लवणता की वजह से बाकी चीज़ें, बर्फ पिघल रही है, हिम पिघल रहे हैं, उसके फिर प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये AMOC था, एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम कर रहा है, और थर्मो हेलाइन वाला कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर। थर्मो माने टेम्परेचर और हेलाइन माने सैलिनिटी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी अगलेगा द्वीप। अब आप कहोगे ये क्या है सर, अगलेगा द्वीप चर्चा के अंदर रहा है। अब ये अगलेगा द्वीप जो है वो प्रेजेंट है मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस के अंदर एक द्वीप है। अभी इसके अंदर क्या हुआ है, मॉरिशस से लगभग 1000-1200 मेन मुख्य द्वीप से दूर दिखाई देगा आपको। यहां पर भारत ने क्या किया कि भारत ने घोषणा की कि वहां पर हम एक सैनिक अड्डा बनाएंगे। वहां पर उस द्वीप को लेकर हमें मॉरिशस ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है, सैनिक अड्डा बनाने को लेकर। वहां पर बाकी जो है अपने सैनिकों से संबंधित वो चीज़ें करने को लेकर यहाँ पे अनुमति दे दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भारत तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अपना रहा है, लेकिन अगर आप लोग देखते हो तो मॉरिशस ने इस चीज़ को मना कर दिया है कि नहीं, हमने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी है। अब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो अगलेगा द्वीप है, ये अगलेगा द्वीप कहाँ पर स्थित है, मॉरिशस के अंदर स्थित है।
अब अगला देखना, अगला जो है वो आपका एविया द्वीप। कौन सा है? एविया द्वीप। अब देखो इस मैप के थ्रू देखो आप लोग, एविया द्वीप आपको एक्चुअल में कौन सा दिखाई देगा। अगर आप लोग मैप के थ्रू देखते हो एविया द्वीप, तो ये हुआ, ये नॉर्थ ओबियाका की खाड़ी, ये बोटिया का रीजन है, ये अंटार्कटिका का रीजन है, ये दक्षिण ओबिया की खाड़ी, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? एविया द्वीप है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एविया द्वीप जो है एक तरफ नॉर्थ ओबिया की खाड़ी है, यूबिया भी बोल देते हैं इसको, यूबिया की और दक्षिण यूबिया की खाड़ी के बीच में क्या है? एविया अवस्थित है। अब एक बार आप लोग देखो, अब ये जो है यूबिया जो है इसको इस नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा उत्तर और दक्षिण को ये क्या करता है? दो क्षेत्रों को ये अलग करता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर जल डमरू मध्य है, जो स्ट्रेट है, वो है यूरोपस जल संधि, जो ग्रीस की मुख्य भूमि बोटिया से क्या होता है? अलग होता है। बोटिया आप लोगों ने देखा कहाँ पर स्थित है? ये आपका बोटिया का क्षेत्र है। ग्रीस की जो मुख्य भूमि है, इसके द्वारा ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और यहीं पर वो आपकी जल संधि जो स्ट्रेट जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर अवस्थित है ये, और इसके नॉर्दर्न साइड क्या है, सदर्न साइड क्या है, कौन सी जल संधि द्वारा अलग होता है, ग्रीस की मुख्य भूमि से किस तरीके से अलग होता है। या कई बार आपसे अरेंज करने को भी पूछ सकता है कि नॉर्थ यूबिया और दक्षिण के इस खाड़ी के बीच में कौन सा जो है द्वीप अवस्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगली जो न्यूज़ आपकी रही है वो एक ग्लेशियर रहा है। अब ये जो ग्लेशियर है, यहां पर पेंसिलुंगपा ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? ये आपका है जास्कर के अंदर। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब से राज्य जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ है, तो उसके बाद ये लद्दाख का क्षेत्र अलग हो गया है। तो पहले क्या था कि हमारा जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, उस ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका काराकोरम, दूसरा आपका है लद्दाख, और तीसरा आपका कौन सा है? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इस जास्कर को किसका हिस्सा माना जाता है? ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय कैसे बना, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी और एक तरफ भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी। इनके बीच में टैथिस सागर था, टैथिस भूसन्नति थी। एक तरफ यूरेशियन प्लेट और एक तरफ इंडियन प्लेट, इनके बीच में टैथिस सागर था। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, टकराने से जो भूसन्नति थी इसके क्या बन गए? मोड़ बन गए। और इसी मोड़ से एक पर्वत बना, कौन सा? ट्रांस हिमालय। मोड़दार पर्वत है ट्रांस हिमालय। ये प्लेटें बार बार टकराती रही आपस में। ट्रांस हिमालय के बाद फिर वृद्ध हिमालय बना, ग्रेट हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना और लघु हिमालय बना। तो सबसे पहले जो भूसन्नति थी, जो जियोसिंक्लाइन था बीच के अंदर, टैथिस सागर जो था, उस टैथिस सागर के अंदर वलन हुआ और वलन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बना? ये बना। और इसी ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब ये जो ग्लेशियर है, अब यहां पर क्या है कि तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उस तापमान में वृद्धि के कारण, भारी बर्फबारी होने के कारण ये ग्लेशियर क्या हो गया? पीछे की तरफ खिसक गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि पीछे की तरफ खिसक गया है, ये जरूरी है कि ये जो जास्कर श्रृंखला है वो लद्दाख क्षेत्र के अंदर एक श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। किसको किससे अलग करती है? जास्कर को लद्दाख से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहीं पर आपका पेंसिलुंगपा ग्लेशियर दिखाई देगा। अब जैसे काराकोरम में अगर आप लोग देखते हो, इस ट्रांस हिमालय के कुछ ग्लेशियर देखते हो, तो आपको दिखाई देंगे कौन कौन से, आपको याद रखने हैं ये सारी चीजें। कौन से? आपका सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो, बालतरो, हिस्पर ग्लेशियर, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और अगर आप यहाँ पर दर्रे देखते हो, पासेस देखते हो, तो काराकोरम दर्रा, केप सांगला, छागला, जारला, चारदिंगला, लनकला, ये सारे ला वाले दर्रे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, और इसी की चोटी है कौन सी? माउंट केटू गोडविन ऑस्टिन, जो कि आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख के अंदर आपको पता है राकापोसी और हरमोसा, ये 2 पर्वत चोटियां पड़ती। इनके बीच में क्या है? ये पेंसिलुंगपा ग्लेशियर है।
अब लद्दाख को जो कश्मीर से जोड़ने वाला है, ये भी ध्यान रखना है, वो है मार्बल दर्रा। और मार्बल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? लद्दाख को कश्मीर से। 13,000 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा जास्कर रेंज के एकदम उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपको पता है कि एक दर्रा है बुर्जिला और दूसरा दर्रा है जोजिला। ये दोनों दर्रे जो है वो जास्कर रेंज के उत्तर पश्चिम में है, और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? वृद्ध हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, और जास्कर के बाद फिर आपका वृद्ध हिमालय शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्लेशियर न्यूज़ के अंदर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक न्यूज़ और आई है, जो अरब सागर में जो चक्रवात है और जो उसकी आवृत्ति है उसमें वृद्धि हुई है। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जानना जरूरी है। देखो, अरब सागर की अगर आप लोग अवस्थिति देखते हो तो आपको पता है ये हुआ हमारा बंगाल की खाड़ी। अब होता ये था कि बंगाल की खाड़ी के अंदर ज़्यादा चक्रवात आते थे, लेकिन कुछ सालों से, लगभग 5-6 सालों से ये क्या हो गया है कि 8% यहाँ पर कमी आई है चक्रवातों के अंदर। उसकी कमी कहाँ पर पूरी हो रही है? अरब सागर के अंदर। अब अरब सागर के अंदर चक्रवात आ रहे हैं, और चक्रवात होते क्या है उसका कारण हम लोग जानेंगे। अब इसके अंदर चक्रवात आ रहे हैं और ये सीधा सीधा प्रभाव डालते किसके ऊपर? ये है हमारा पश्चिमी घाट, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं इस अरब सागर के चक्रवात की वजह से पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है। अब कैसे क्या चीजें हैं वो एक बार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता में महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस अवधि में बंगाल की खाड़ी में आवृत्ति अपेक्षाकृत कम देखी गई है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि अरब सागर के अंदर हाल फिलहाल के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई है, इसके पीछे निहित कारणों के ऊपर चर्चा कीजिए। अब देखते हैं एक बार 2001 से लेकर 2019 तक अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर 52% की वृद्धि देखी गई अरब सागर के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर 8% की कमी आ गई है। और 2 दशक के अंदर देखते हो तो अरब सागर के अंदर इतना तापमान बढ़ा है कि वहाँ पर 150% की वृद्धि देखी गई है। अब इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है? सबसे जिम्मेदार कारक देखो, चक्रवात के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग देखते हो तापमान ज़्यादा है तो उस तापमान की वजह से अब चक्रवात के लिए कुछ विशेषताएं होती है। समुद्री सतह का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर तक चक्रवात बनेगा। और चक्रवात की स्पीड जो है, एक होता है डिप्रेशन अवदाब और एक होता है चक्रवात। अगर उसकी 27 से ज़्यादा की स्पीड है, 32 से ज़्यादा की स्पीड है, अलग अलग ज्योग्राफिक बुक में है वो 27 कहीं पे 27 कहीं पे 32 लिखा हुआ है, तो उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग चक्रवात के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब तापमान ज़्यादा है। अब इस तापमान ज़्यादा की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वायु समुद्री सतह का तापमान बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण यहाँ की हवा या ये जो समुद्री जल है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और ऊपर की तरफ उठने के बाद ये इस तरीके से सर्कुलेशन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बीच के अंदर तापमान ज़्यादा होने के कारण बीच के अंदर होता है लो प्रेशर, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और निम्न दाब का क्षेत्र और बाहर की तरफ तापमान क्या होता जाता है, कम होता है, मतलब प्रेशर बढ़ता जाता है, हाई प्रेशर होता है। और वायु हमेशा कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब होता क्या है कि बाहर से अंदर की तरफ हवाएं चलेगी। अब एक बल काम करता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जिसको बोलते हैं कोरोलोसिस बल। वो कोरोलोसिस बल क्या करता है, ये चक्रवात की जो दिशा है वो निर्धारित कर रहा है। अगर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये क्या करेगा, उसको घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर चलाएगा। और अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो घड़ी की दिशा के अंदर। ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखना है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मन की वजह से, मतलब तापमान बढ़ा है, पिछले कुछ दशक के अंदर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया है। और इस तापमान बढ़ने की वजह से
जो अरब सागर का सतही तापमान है, जो साधारण 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए चक्रवात के लिए, वो हुआ है। और यहाँ पर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अधिक हो गया है। इस अधिक तापमान के कारण संवहनीय धाराएं उठती है, जिसके कारण तेज वर्षा होती है और तेज वर्षा के अंदर चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर तापमान ज्यादा है और तापमान ज्यादा है तो संवहनीय धाराएं बनेगी और उसके लिए जो इसको ऊर्जा मिलती है, चक्रवात को पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति लगातार होती जाती है। फिर एक चीज आपको ये भी दिखाई देगी कि पवन अपरूपण। पवन अपरूपण का मतलब है कि जो अपनी पवनें चलती है उसका जो परिसंचरण है, उसके लिए इसको एक पर्याप्त जो है क्या मिल जाएगा, आपको एक जगह मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे कारण रहे हैं किसके लिए, यहां पर चक्रवात के आने के। अब वर्तमान चिंता का विषय क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो आपदाओं में वृद्धि हो रही है, और आपदा में जब वृद्धि हो रही है, दूसरा क्या है, जो अपना पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, उस पश्चिमी घाट की जैव विविधता कहीं ना कहीं से क्या होगी, कम होगी, अपना पश्चिमी घाट प्रभावित होगा। ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपकी। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब वायु चक्रण निर्मित होने का कारण क्या है, वो आपको पता है कि तापमान ज्यादा होने से प्रेशर लो होता है और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठती है तो तापमान कम होता है। तापमान कम हुआ तो कैसा प्रेशर बना, हाई प्रेशर बना, वायु हाई से लो की तरफ, और एक चक्रण बना लेगी वहां पर, उसी को कहा जाएगा वायु चक्रण। ठीक है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, और ये जो रिपोर्ट आई है वो बेसिकली देखो, आईपीसीसी के 3 समूह हैं, एक कार्यकारी समूह 1, कार्यकारी समूह 2 और कार्यकारी समूह 3। तो ये जो रिपोर्ट है वो निकाली है किसने, जो आईपीसीसी का जो कार्यकारी समूह 1 है उसने। और रिपोर्ट के अंदर 2 चीजों को लेकर बात की गई है, एक तो तापमान वृद्धि को लेकर, और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है उसकी वृद्धि को लेकर ये बात की गई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आईपीसीसी ने रिपोर्ट निकाली है, एआरसी का पहला भाग क्लाइमेट चेंज, अगला भाग जो है इसका 2022 में आएगा, और इसका नाम क्या है, द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से इसको जारी किया गया है। ठीक है। तो आइए एक बार समझते हैं इसके बारे में। तो 2022 तक इसका दूसरा भाग आ जाएगा, और मैंने बताया ना कि इसके 3 ग्रुप है, 3 कार्यकारी समूह है। इसमें जो पहला कार्यकारी समूह है, उस पहले कार्यकारी समूह ने इसकी रिपोर्ट को जारी किया है। दूसरा क्या है, इसने बताया कि 2050 तक वैश्विक शुद्ध शून्य तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। अब यहां पर क्या है, देखो, शुद्ध शून्य तापमान, अब जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ही क्या होती है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। जब मनुष्य इन गैसेस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन कर रहा है, तो एक तो वो चीजें होती है कि हमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक चीज वो है कि भविष्य का हमें कुछ नहीं ध्यान में रखना, बस उनका उत्सर्जन किए जा रहे हैं। जब उसका उत्सर्जन किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है, और तापमान में जब वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, समुद्री जैव विविधता समाप्त हो रही है। दूसरा आपको दिखाई देगा कि जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन की जो जैव विविधता है उससे वो प्रभावित हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उससे दिखाई देगी। तो ये जो शुद्ध शून्य तापमान है, इसको 2050 तक वैश्विक को हमने शून्य बनाने की घोषणा की थी, तो इसके लिए जरूरी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना लें, लेकिन ये तापमान काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है कि 2 नवंबर 2021 तक जो COP 26 सम्मेलन है वो इसके लिए एक मंच तैयार करता है। तो 2021 नवंबर का जो आएगा तो उसके लिए मंच तैयार करेगा कौन, ये वाला। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर 2 ही चीज़ों के ऊपर बात हुई है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वो बढ़ी है, और दूसरा ये। फिर एक चीज़ और देखी गई है कि जो हमारा कार्बन बजट है, आपको पता है बजट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि आपको इतना बजट दिया गया है,
तो हमने अब तक वो 86% तो कार्बन तो समाप्त ही कर लिया है। कार्बन मतलब अपना कोटा तो पूरा ही कर लिया है। हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये इतने उपलब्ध संसाधन हैं, उसका 86% तो अब तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु इसके अंदर क्या है? पहला प्रमुख बिंदु औसत सतही तापमान के अंदर वृद्धि हो रही है, और दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के अंदर वृद्धि हो रही है। अब उस वृद्धि से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अब देखो, समुद्री सतह का तापमान बढ़ेगा। सतह के तापमान की वजह से एक तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरा क्या है? समुद्री जीव प्रभावित हो रहे हैं, फिर क्या है? जैव विविधता कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही है। हिमालयन क्षेत्र में जो निवास है वो प्रभावित हो रहा है, और जो हिमालयन क्षेत्र के अंदर इस तापमान के अंदर निवास करने वाले जो जीव जंतु है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये कुछ इसके जो है नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देंगे। इसमें दो बिंदुओं के ऊपर खास बात की गई है। अब सवाल उठता है कि जो क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में मैंने पूछा कि जो आईपीसीसी है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, तो ये क्या करता है कि ये संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली एक संस्था है। एक ऐसी संस्था जो जलवायु परिवर्तन को लेकर, विश्व में जलवायु को लेकर, जलवायु परिवर्तन अब किससे होता है, ये सारी चीज़ें किससे प्रभावित है, चाहे वो आपका ग्रीन हाउस गैसेज हो, चाहे फिर उसकी हम लोग बात करें समुद्र सतह का तापमान बढ़ना हो, या फिर चक्रवात की लगातार बढ़ती हुई आवृत्ति, तो इनके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। और ये जो आईपीसीसी है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 1988 के अंदर की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन करना, समन की नीतियां बनाना। अब देखो क्या है, अगर हमें ये चीज पता है कि इस चीज का प्रभाव इतना है, इस चीज के कारण क्या है, प्रभाव कारण की अगर हमें चर्चा हो गई, हमें पता लग गया, तो समन की रणनीतियां हम लोग इजिली बना सकते हैं। तो जलवायु संबंधी नीतियां बनाना, उनको विकसित करना, ऐसे देशों को उसके अंदर शामिल करना, G20 जैसे देशों को ऐसी चीज़ों के अंदर शामिल करना, उनको इसके अंदर बढ़ावा देना, ताकि जलवायु से संबंधित सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने हेतु सभी स्तर के सरकार के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन, उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है और उस पर क्या करता है, बातचीत करता है। जलवायु से संबंधित ये सारी चर्चाएं उसके अंदर होती है। अब अगर आप लोग देखते हो तो आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि 7 साल में आएगी, इतने में आएगी। जैसे 2014 में रिपोर्ट आई थी, तो अभी रिपोर्ट 2021 के अंदर, पेरिस सम्मेलन 2014 का, तो कुछ वर्षों के अंदर लगभग 7 वर्ष के आईपीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, जो पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन है। एक तरीके का मूल्यांकन कर रहा है, वैज्ञानिक मूल्यांकन है। लगभग 7 वर्षों के अंदर ये अपनी रिपोर्ट निकालता है। पेरिस सम्मेलन के अंदर इसकी 2014 के अंदर जारी की गई थी, और सबसे पहली रिपोर्ट इसने 1990 में जारी की गई थी। 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट 2014 में पेरिस के अंदर। तो ये 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट है, और ये पूरी होगी कब, 2022 के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आईपीसीसी कार्य करता है, और इसके 3 समूह है, कार्यकारी समूह 1, कार्यकारी समूह 2 और कार्यकारी समूह 3। पहला जो है वो वैज्ञानिकों का समूह है, और वो ही जनरली यहाँ से अपनी ये सारी की सारी चीज़ें जारी करता है। फिर दूसरा और तीसरा समूह प्रभाव के ऊपर कार्य करता है, और जो समन की रीतियाँ है उसके ऊपर कार्य करता है। तो रिपोर्ट का पहला चरण तो यहाँ पर पूरा हो चुका है, दूसरा 2022 तक पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये था आज का अपना चर्चा का विषय। तो धन्यवाद सभी का। तो मिलेंगे अब अगली कक्षा के अंदर। थैंक यू। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।